हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube वीडियो पर। तो इसमें हम बात करेंगे बीएमई कोटा के बीए सेकेंड ईयर के PS04 यानी भारतीय राजनीति का एक परिचय। इसमें देखो, ये 250 पन्नों की किताब है, तो इसमें आपको थोड़ा मुश्किल रहता है समझना कहाँ से सवाल आएगा, कैसा सवाल आएगा, कैसे पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस क्लास की फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी, उसके साथ ही आपके लिए कुछ 2 बोनस पॉइंट है। तो आपको वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। ठीक है ना? तो चलो फटाफट कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो सब्सक्राइब। तो देखो, इसमें 3 घंटे का समय मिलता है और 70 अंक आ जाते हैं इसके अंदर, है ना, टोटल। तो देखो, सबसे पहले छोटे वाले सवाल। तो पहला सवाल है कि पंथ निरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा, उसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, और ये सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता को प्रदान करेगा। देखो, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत देश है ना, भारत, उसका कोई धर्म नहीं है। उसके लिए सभी धर्म क्या है, बराबर। हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है। वो किसी एक धर्म का क्या पक्ष नहीं करेगा। इसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। अगला है, अगला आ जाता है प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या है? ऐसी न्यायपालिका जो सरकार की विचारधारा और नीतियों का समर्थन करे और उनके प्रति निष्ठावान रहे, उसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहा जाता है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या होती है? जो सरकार बोलती है उसको चुपचाप मान ले। यानी न्यायपालिका किसी कोई उसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। न्यायपालिका का काम क्या है? तटस्थ रहना और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना। ठीक है ना? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या होगी? जो सरकार के प्रति क्या हो, निष्ठावान हो, यानी सरकार की हर बात माने। अगला सवाल है कि न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा को परिभाषित करो। न्यायिक पुनरावलोकन है ना, न्यायालय की वह शक्ति जिसके द्वारा वह व्यवस्थापिका के कानून और संवैधानिकता की जांच करता है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। देखो, इसे न्यायिक पुनरावलोकन क्या होती है? व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसकी क्या करता है, जांच। ये क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है ना? देखो, पहले आपको कुछ बात बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि पॉलिटिक्स होती क्या है। पॉलिटिक्स में 3 चीजें होती है, यानी कि 3 खंड होते हैं। एक तो हो जाता है न्यायपालिका, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। एक तो हो जाता है व्यवस्थापिका, ठीक है ना। एक हो जाता है कार्यपालिका। न्यायपालिका जो न्यायालय वगैरह ये। व्यवस्थापिका यानी संसद, इसके अंदर लोकसभा भी आएगा, राज्यसभा भी आएगा। कार्यपालिका जिसकी सरकार है, जैसे अभी प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी, यानी कि बीजेपी। तो बीजेपी सरकार अभी क्या है? कार्यपालिका। ठीक है। व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उन कानूनों को धरातल पर उतारना, यानी उन्हें लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं उनकी जांच करना। ठीक है ना? तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करना ही क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, आपको वीडियो में बने रहना है, क्योंकि आपके लिए कुछ 2 बोनस पॉइंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला सवाल स्टार्ट करते हैं अब, कि भारतीय संविधान की मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जुड़े गए? भारतीय संविधान में कुछ क्या मूल कर्तव्य है? अधिकार है, वैसे वैसे क्या है? मूल कर्तव्य। यानी ये काम करना हमारे लिए क्या है? कर्तव्य, यानी हमको ये काम करना पड़ेगा। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रगान में हम सब खड़े होते हैं, तो हमारा ये क्या है? मूल कर्तव्य है। देखो, 42वें संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट सवाल है कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए संविधान में? तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में के माध्यम से संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। देखो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगूंगा, मैं फटाफट आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप पीडीएफ पढ़ोगे उससे ठीक है, मेरा ये वीडियो पूरा देखें, तो आपको मैं कुछ और एक्स्ट्रा बात बता दूंगा ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है ना? अगला सवाल है कि दबाव समूह क्या है? दबाव समूह बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक लोकतंत्र के अंदर। देखो, दबाव समूह क्या है? समान हितों वाले लोगों का वह समूह जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लिए बिना सरकार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या दबाव डालता है। दबाव समूह क्या होता है ना, जैसे कोई मोहल्ला है, वहां पर है ना, कोई 2 जने चुनाव लड़ते हैं और एक जना जीत गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे, उनके मान लेते हैं सड़क नहीं है अच्छी, तो ये इनके ऊपर दबाव डालेंगे कि आप है ना हमारे लिए एक सड़क बनाओ अच्छी, वरना हम वापस किसके पास साथ चले जाएंगे? इसके पास, हम इसको वोट दे देंगे। तो ये दबाव डालते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। ये राजनीति में इनका सीधा भाग नहीं होता है। ये सिर्फ क्या, इनका काम क्या होता है? सरकार पर दबाव बनाना, जिससे वो राष्ट्रीय हित में काम कर सके। अगला सवाल है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब स्टार्ट हुई? राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? स्थापना है ना, तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में।
राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का क्या हुआ, उद्घाटन हुआ था। अगला सवाल है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? राज्यसभा का पदेन सभापति, मैंने आपको क्या बताया था कि व्यवस्थापिका के 2 अंग होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, एक क्या होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ना, वो कौन होता है, यानी उनका जो हेड कौन होता है, तो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वो होगा ना, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो सीधा ही क्या हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा, जो भी उपराष्ट्रपति हो, ठीक है ना। अगला सवाल है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता, ठीक है ना। ये कभी कभी क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठ जाते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा साथ में बैठ जाते हैं, और साथ में कौन होता है, तो राष्ट्रपति भी होते हैं। तो इस सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, वो इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है, ना कि राज्यसभा का पदेन सभापति। अब देखो लघुतरात्मक सवाल पर आ गए हैं, जिसको आपको 200 में शब्दों में उत्तर देना है, यानी आपको एक 2 पेज भरने हैं। एक पेज 1.5 पेज भर लेते हो काफी हो जाता है, पर आप 2 पेज भरोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो पहला सवाल है कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों की तुलना करो। ये बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका पीडीएफ देखो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आपके लिए बोनस पॉइंट ये है कि मैंने इसकी एक मास्टर पीडीएफ बनाई है, ठीक है ना। वो ऐसी पीडीएफ है जिसमें आपको 70 में से 70 सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो मैंने आसान भाषा में बनाई है, जिसका मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो चलो मैं आपको एक बार इसका डेमो बता देता हूँ। जैसे ये इसका एक डेमो है, इसमें मैंने सबसे पहले तो क्या किया है, सभी जो भी 15 इकाइयाँ हैं ना, इसके अंदर जो 15 इकाइयाँ हैं उनको मैंने संक्षिप्त में उनके बारे में बताया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी। फिर उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो छोटे वाले बड़े वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैंने साथ में लिख दिए। तो आपको पूरी जो भी किताब का आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। और उसको कम समय में, मैं कहूँगा आधा घंटा घंटे में आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं, और आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। देखो मैं आपको एक बता देता हूँ क्या है। जैसे पहली इकाई का नाम है भारतीय संविधान, उद्भव, विकास और निर्माण, यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, ये सारी बातें। तो इसमें सबसे पहले मैंने इसको बताया ब्रीफ में कि है क्या। देखो भारतीय संविधान का निर्माण एक आकस्मिक घटना न होकर एक लंबी विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम है। इसमें ऐतिहासिक निरंतरता और क्रांतिकारी आदर्शों का समन्वय दिखाया गया है। इस इकाई में यह रेखांकित किया गया है कि 1949 में स्वीकृत यह दस्तावेज महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपन्न अहिंसक क्रांति और ब्रिटिश शासन द्वारा सत्ता हस्तांतरण के ऐतिहासिक कड़ियों का मेल है। यानी इसमें मैंने बताया है कि ये जो इसका ब्रीफ में बताया है कि बना कैसे था, यानी कि ये अचानक नहीं बना था, इसके लिए बहुत साल लग गए थे, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और 1949 में जब ये बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949, तो महात्मा गांधी का एक विचार था ना, अहिंसावादी, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग था ये, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन जो था ना, उसने जो सत्ता की शक्ति थी वो भारतीयों के हाथों में दे दी थी। उसके बाद में थोड़ा और मैंने बताया है कि इस संविधान बनने में कौन कौन सी जो कौन कौन से लेखों और कौन कौन से रूल्स में जो नियम थे उनको सम्मिलित किया गया था। तो वो कब हुआ था, 19 जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1833 और 1853 में चार्टर एक्ट आया था। ये क्या हुआ था, ये संविधान बनने की पहली प्रोसेस थी। यानी यहाँ पर कुछ कुछ रूल आए थे जो हम हमारे ऊपर थोपे गए थे, ठीक है ना। फिर 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हो गया। फिर उसके बाद में एक अधिनियम निकाला था ताकि भारतीयों को खुश किया जा सके। उस एक अधिनियम द्वारा सत्ता के प्रत्यक्ष हस्तांतरण ब्रिटिश सम्राट के पास हो गया। पहले तो एक कंपनी हमारे ऊपर राज करती थी 1857 तक, फिर 1858 में एक अधिनियम लेके आया, और जो ताकत थी वो अब किसके पास है, सीधा ब्रिटिश सम्राट के पास, ठीक है ना। फिर और कुछ हमारे लिए संविधान बनाने की कोशिश की है। उसमें पहला कौन सा था, 1919, फिर 1909, फिर 1919, फिर 1935, ठीक है ना। फिर एक 1945 में कैबिनेट मिशन आया। ये सब जो बड़ी बड़ी मेन बातें हैं ना, ये मैंने लिख दी है, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ये संविधान, ये जो ऐसे सवाल है जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है। जैसे संविधान सभा के अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष कौन से थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ऐसे सवाल आते हैं। इसमें मैंने 3 छोटे वाले ले लिए और एक लघुतरात्मक सवाल ले लिया, फिर एक मैंने बड़ा सवाल ले लिया, ठीक है ना। फिर ये हो गया पहला खत्म। फिर हम बात करते हैं दूसरा, भारतीय संसद संरचना, शक्ति और कार्यप्रणाली। यानी भारतीय संसद की संरचना कैसे है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं
और क्या क्या कार्य प्रणाली, उसके बारे में मैंने थोड़ा ये ब्रीफ में मैंने इसको बता दिया है। उसके बाद में देखो ये सवाल है इसके, जैसे संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। निर्णायक मत क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर लघुत्तरात्मक है, ठीक है ना। फिर मैंने एक ये आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा में जो अंतर है, एक के सवाल आते ही आते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, शक्तियों में क्या अंतर है, तो उनके कार्यकाल, निर्वाचन, न्यूनतम आयु क्या होती है, ये सारे मैंने आपको लिख कर रखे। तो अगर आपको इसकी क्या चाहिए, अगर आपको इसकी है ना पीडीएफ चाहिए, तो मैं इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, जहां पर लिखा होगा PS04 मास्टर लिंक, मास्टर पीडीएफ लिंक। तो उसको आप टच करोगे तो आप एक वेब पेज पर जाओगे, जहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। मैंने इसको छोटी सी प्राइस रखी है, अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है, ठीक है ना, तो आपको मेहनत थोड़ी अच्छी चाहिए, वरना आप नहीं लिख पाओगे, तो आप वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें से आपको 70 में से 70 के 70 ही, यानी कि टोटल मिला के आपको सभी सवाल मिल जाएंगे। कोई एक आधा कोई अपवाद निकल जाए तो अलग बात है, बाकी तो आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये जानना है कि आपको परचेज कैसे करनी है, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो की लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो पर वापस चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें तो उससे पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें एक प्यारा सा, अगर आपको कुछ समस्या हो, कुछ कुछ भी हो ना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में क्या करना है, शक्तियों और कार्यों में तुलना करनी है, ठीक है ना, कि उनकी शक्तियां कौन सी है और कार्य कौन से, ठीक है ना। अब देखो, लोकसभा और राज्यसभा भारत के संसद के 2 सदन है। याद रखना, जो संसद है ना, इस संसद को ही हम क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका, ये जो कानून बनाता है, व्यवस्था बनाता है, ठीक है ना। तो संसद के 2 अंग है, दोनों का उद्देश्य कानून निर्माण और लोकतंत्र को मजबूत करना है। लेकिन इनकी शक्तियों में और कार्यों में क्या महत्वपूर्ण अंतर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। देखो पढ़ लेते हैं। लोकसभा को संसद का निचला सदन कहते हैं, निचला सदन या निम्न सदन कहते हैं ना। और इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जिनको हम वोट देते हैं ना, वो सब कहाँ बैठते हैं, तो लोकसभा में जाकर बैठते हैं, ठीक है ना। इसलिए यह जनता की इच्छाओं को प्रत्यक्ष प्रतिनिधि करते हैं। तो हमारी जो हमारे कुछ काम है, हमारे कुछ मामले हैं, उनकी जो बात लेकर संसद में जाकर कौन रखता है, तो ये हमारे द्वारा चुने गए लोग। और ये बैठते कहाँ हैं, तो ये लोकसभा के अंदर बैठते हैं। तो ये कहाँ बैठते हैं, तो लोकसभा के अंदर बैठते हैं। आगे सुन लो अब। आगे है कि लोकसभा का को वित्तीय मामलों का विशेष अधिकार होता है। यानी पैसों के मामले होते हैं, जो भी कानून, जो भी नियम पैसों से रिलेटेड हो, किससे हो, पैसों से जो भी कानून, नियम कुछ भी बनाना हो, वो उसका जो विशेष अधिकार है वो किसके पास है, लोकसभा के पास है। राज्यसभा पैसों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनको हमने चुनकर नहीं भेजा। अब देखो, बजट है, धन विधेयक है, कर संबंधित विधेयक है, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायी होती है। और अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के बारे में बढ़ते हैं। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन। वो निम्न था तो ये उच्च। इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने नहीं जाते, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं, जो हमारे राजस्थान की जो विधानसभा है, ठीक है ना, ऐसे अन्य राज्यों की जो विधानसभा है, और राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, नामित होते हैं। एक तो ये कहाँ से आते हैं, विधानसभाओं से आते हैं, और एक राष्ट्रपति इनको नामित करता है। यानी कोई जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो खेल में बहुत अच्छे हैं, तो उनको बोलेंगे आप विधानसभा में आकर बैठ जाओ, विधानसभा के सदस्य बन जाओ। ऐसे कुछ नामों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। और देखो, राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य राज्यों के हितों का संरक्षण करना। जैसे राजस्थान से कोई लोग जाएंगे और राज्यसभा में बैठेंगे, तो कोई भी प्रस्ताव होगा या कोई भी नियम लेके आएंगे, तो उसके ऊपर राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, तो वो पूरे राजस्थान, आम जनता के नहीं, पूरे राजस्थान के जो हितों पर अपना मत रखेंगे, ठीक है ना। तो अब आगे देखो। और कानून के पुनर्विचार करना है, ठीक है ना। यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों पर क्या देते हैं, सुझाव देते हैं। जो लोकसभा ने जो विधेयक पारित किया है, उसके ऊपर अपना अपना सुझाव देते हैं, मत देते हैं। जैसे कोई भी धन विधेयक है, जो कहाँ आया, लोकसभा में आया पहले, ठीक है ना। लोकसभा में आने के बाद में वो कहाँ जाता है, तो राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य है, उसके ऊपर अपना क्या देते हैं, मत देते हैं, विचार विमर्श करते हैं उसके ऊपर। लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को क्या देते हैं, सुझाव देते हैं, यह और संशोधन कर सकते हैं।
और उसके ऊपर संशोधन भी करते हैं कि ये नियम सही नहीं है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संसद को कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। कुछ ऐसे विशेष टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर क्या है, ये जो राज्यसभा के लोग हैं ये भी अपना कानून बना सकते हैं, कानून का प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। इस प्रकार लोकसभा अधिक शक्तिशाली होते हुए भी राज्यसभा को संतुलित और विवेक की भूमिका निभाती है। दोनों मिलकर संसदीय व्यवस्था को प्रभावी बनाते हैं। अब अगला अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना करो। राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना मैं अभी भी लिख रहा हूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आने के चांसेस है। ऊपर वाला भी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की शक्तियां देखो, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? भारत के का राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसकी शक्तियों को कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक श्रेणी में बांटा गया, यानी 4 श्रेणियां हैं। एक तो इसकी क्या है, कार्यकारी शक्तियां, दूसरी क्या है, विधायी शक्तियां, तीसरी क्या है, वित्तीय शक्तियां, चौथी क्या है, न्यायिक शक्तियां। ये 4 भाग है, ठीक है ना। अब देखो उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा और। यह वह प्रधानमंत्री और मंत्रियों को क्या करता है, नियुक्ति करता है। वह संसद का सत्र को बुलाता है और प्रत्येक विधेयक उसकी स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। यानी कोई भी नियम जब लागू करना होता है उससे पहले जो भी राष्ट्रपति होता है वो अपने क्या कर लेता है, साइन कर लेता है। साइन करने के बाद में ही वो क्या होता है, मान्य होता है। संकट काल में उसको विशेष अधिकार भी मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे उसके अनुच्छेद कौन सा है, 352, 356 और 360 इसकी शक्तियों को और भी व्यापक कर देते हैं। ये सारी बातें और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे ये तो लघुतरात्मक था। अगर निबंधात्मक में इसका अगर सवाल आ जाए तो वो मैंने मास्टर पीडीएफ दी है, उसमें मैंने सब कुछ लिख रखा है और आपको एकदम अच्छी तरीके से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगर वो चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं, मैंने लिंक दे रखी है ना। अब अगला सवाल है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रमुख चुनौतियां क्या है, ठीक है ना। तो देखो, यानी निष्पक्ष यानी कोई पक्षपात ना हो, कोई किसी को जबरन वोट ना डलाए, इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है ना। तो देखो, भारतीय चुनाव प्रक्रिया में व्यापक बुराइयों जैसे राजनीति का अपराधीकरण, काले धन का बढ़ता प्रभाव, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने लोकतंत्र की शुचिता को खतरे में डाल दिया, ठीक है ना। यानी कि ये जो मेन कारण है, जैसे ये राजनीतिक अपराधीकरण, यानी राजनीति के लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो जबरन किसी को बोलते हैं कि आपको उस पार्टी को वोट करना है, ठीक है। और जो यहाँ इनको जो फंडिंग मिलती है वो विदेशों से काले धन के माध्यम से उनको फंडिंग मिल जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, लोगों को पैसा देकर वोट खरीद लेते हैं। और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता है, जैसे कोई विशेष जाति का या विशेष धर्म के लोग एक ही पार्टी को अपना सब कुछ मानकर एक ही तरफ अपना जो वोट डाल देते हैं। तो ये सब क्या है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, ठीक है ना। बाहुबली, आगे देखो, बाहुबली नेताओं द्वारा बूथ कैप्चरिंग, जैसे बंगाल के अंदर होता था, क्या करते थे, बंगाल और बिहार के अंदर भी होता था, बंगाल के अंदर अभी भी हो रहा है। तो उसमें क्या होता था, बूथ कोई बनाए जहां पर हम वोटिंग डालने जाते हैं ना, उनको पता है कि यहाँ का जो लोग है उन्होंने उनको वोट नहीं दिया, तो उस बूथ को कैप्चर कर देते थे, उनके अंदर स्याही डाल देते थे, यानी उनको बर्बाद कर देते थे। तो बूथ कैप्चरिंग भी होती थी। ये क्या है, एक खतरा है। मतदाताओं को डराना धमकाना स्वतंत्र चुनाव में क्या है, बाधा है, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पर उनको पता है कि वोट इनको नहीं मिलेगा, तो ये क्या करते हैं, तो ये ना यहाँ पर बाहर जाके खड़े हो जाते हैं और जो भी यहाँ पर आता है उनको बोलते हैं कि हमें ही वोट देना वरना तुम मारे जाओगे नहीं। ये सारी बातें होती है ना। तो ये सब क्या खतरा है। आगे सुनो अब, इन समस्याओं का समाधान हेतु 2 प्रमुख सुझाव है। पहला सुझाव भी देने आपको, चुनावों का सरकारी वित्त पोषण, यानी जो भी चुनाव होगा उनके लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वो पैसे कौन दे, सरकार दे। सरकार सभी पार्टियों को क्या दे, उनकी जो सरकार है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे दे दे, ताकि ब्लैक मनी ना आए, है ना, वित्त पोषण हो। वापस पढ़ लेते हैं, चुनाव का सरकारी वित्त पोषण किया जाए ताकि काले धन का प्रभाव को कम से कम किया जाए। दूसरा क्या है, ऐसे अपराधियों को चुनाव लड़ने से पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया जाए जिनके विरुद्ध न्यायालय में गंभीर आरोप तय किए हो चुके हैं। बीजेपी सरकार ने अभी एक विधेयक लेके आई है जो इसी पर आधारित है। यानी जो भी मंत्री है, जो भी राजनीति में जो भी है, उनके ऊपर कोई सरकार ने या फिर तो कोई भी है ना, उनके ऊपर जुल्म का है या फिर तो मैं बोलूं मारपीट का या फिर तो अपराध का कोई भी केस हो, तो उनको चुनाव लड़ने ना दिया जाए। और अगर वो पद पर है तो उनको पद से भी हटा दिया जाए,
ऐसा एक रूल लेकर आए हैं, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ई वोटिंग, पारदर्शी चुनाव और पारदर्शी चुनाव खर्च की सीमा की कड़ाई से पालना अनिवार्य है। ई वोटिंग यानी कि आप घर बैठे वोटिंग डाल सकते हो। पारदर्शी चुनाव यानी कि आपके ऊपर कोई है ना, आपको ये ना कहे कि आपको किसको वोट देना है। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन की विविध विधियों का संक्षेप में उल्लेख करो। संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान के अंदर कुछ जो नियम लिखे हुए ना, उनको समय समय पर चेंज किया जाता है। समय समय पर क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। उसको हम बोलते हैं संविधान संशोधन। ये कैसे होता है? इसके 3 तरीके होते हैं। पहले आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, मैं सीधा ही आपको विधियां बता देता हूँ। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते चलो। परिभाषा क्या है कि भारतीय संविधान में समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन की व्यवस्था की गई है, जिसे संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है ना? और ये संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो 368 के लिए याद रख लेना, ये याद रख लेना, 368 में लिखा हुआ है। अब सदर में छोटे वाले सवाल बन सकता है, सॉरी। देखो अब विधियां क्या है। पहली विधि क्या है? साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत क्या होता है? यानी कि जितने अगर 200 जने बैठे हैं तो उसमें से अगर साधारण बहुमत यानी 100 जने यानी आधे लोग अगर कह देते हैं कि हाँ भाई ये संविधान संशोधन होना चाहिए, तो वो हो जाता है। ठीक है ना? मैं आपको सीधा बता रहा हूँ ताकि आप वीडियो ज्यादा बड़ा ना लगे। आपको फिर ये पढ़ना है तो मैं इस क्लास की पीडीएफ आपको फ्री में दे दूंगा, मास्टर पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। दूसरी विधि क्या है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है? लगभग लगभग है ना 2/3, 2/3 वोटिंग मिलनी चाहिए। 2/3 यानी कि 66%। 66% लोग कह रहे हैं कि ये संशोधन होना चाहिए तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना? इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं? जिससे कोई मौलिक अधिकार में संशोधन करना हो, नीति निर्देशक तत्वों में क्या करना हो, कोई संशोधन करना हो। अधिकांश संविधान संशोधन इसी विधि द्वारा क्या होते हैं? संशोधित होते हैं। तीसरी विधि क्या है? विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ में क्या है? राज्यों की भी क्या है? स्वीकृति द्वारा संशोधन होता है। इसको पढ़ लेते हैं। इसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ, विशेष बहुमत यानी कि 2/3 यानी 66% मत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है। संघ राज्य संबंध, कौन कौन से टॉपिक पर ये संशोधन होता है? देखो, संघ राज्य संबंध, राष्ट्रपति का चुनाव, न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान इस विधि द्वारा क्या होते हैं? संशोधित होते हैं। इस प्रकार संविधान संशोधन की विविध विधियां संविधान के स्थायित्व और लचीलापन दोनों को प्रदान करती है। अब देखो निबंधात्मक सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत विवरण करो। ये जो पहला जो चैप्टर था, पहला जो इकाई है, उसके अंदर इसका पूरा उत्तर भी लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो मैं इसको फटाफट एक बार पढ़ लेता हूं, आपको आइडिया लग जाए। ताकि देखो, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है, जिसमें मूल में तो कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो बाद में धीरे धीरे बढ़ गई थी, अनुसूचिया 12 हो गई। इसमें पहली प्रमुख विशेषता क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये आपको नाम याद रखना है। नाम आपको इससे इतना याद रखना है कि विशेषता क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। होता क्या है इसमें? देखो, इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है? दूसरा जो विशेषता है वो क्या है? कठोर और लचीलापन का मिश्रण। ये आपको नाम याद रखना है। कठोर कैसे है और लचीला कैसे? देखो, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया है, यानी कि ये लचीला है। ठीक है? विषयों को क्या है? सरल है, परंतु अत्यंत जटिल भी है। यानी संविधान संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन ये करना काफी क्या है? मुश्किल है। तो ये कठोर भी है और लचीला भी है संविधान, है ना? यानी इसको तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करने में मेहनत करनी पड़ेगी। ये टोटल मिला के बात ये है। ठीक है? अब देखो अगला है, तीसरी विशेषता है वयस्क मताधिकार। यानी जो 18 वर्ष से बड़े होंगे वो वोट दे सकते हैं। कोई लिंग जाति से भेदभाव नहीं होगा, सभी को क्या है? वोट देने का अधिकार है। और देखो चौथा विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है? और क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। हमारे जो नागरिक हैं उनको कुछ क्या है? उनका विकास करने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए क्या मिलते हैं हमको? एक तो मिलते हैं हमको मौलिक अधिकार, एक तुमको क्या मिलते हैं? मौलिक अधिकार मिलते हैं, और कुछ नीति निर्देशक तत्व भी होते हैं हमारे संविधान के अंदर। और एक पांचवी एक विशेषता हम को मेंशन कर लेते हैं। पांचवी विशेषता कौन सी है? तो पंथ निरपेक्ष, यानी भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है, वो सभी के लिए क्या है? समान है। तो देखो, अब और पढ़ाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दे लाइक। अगर आपको पीडीएफ चाहिए
इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से आकर जुड़ जाएं, और अगर मास्टर पीडीएफ चाहिए तो मैं, या तो मुझे, आपको समझ में नहीं आया तो मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर दो, या वहां से आप जाकर सीधा ले सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको पीडीएफ कैसे लेनी है तो मैं एक वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, वहां से आप जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।